नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उसके अंतर्गत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे 20 जीके के प्रश्नों को, साथ में उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। तो पहला जो प्रश्न आपका दिया गया है वह है कि जिप्सम को डैश पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट और अर्धहाइड्रेट बनता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जिप्सम को हम लोग कितने डिग्री ऊपर गर्म करेंगे तो आपका कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, यानी कि इसे हम लोग आम भाषा में प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, तो वो आपका बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 373 केल्विन। ठीक है, अगर जिप्सम को हम लोग 373 केल्विन पर गर्म करते हैं फ्रेंड्स, तो वो आपका क्या बनकर तैयार होगा, तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कि हम लोग कैल्शियम सल्फेट और अर्धहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं, वो बनकर आपका तैयार हो जाता है। जिसका सूत्र की बात करेंगे तो आपका CaSO4 2:2 इसका अणु सूत्र होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और कितना जल का अणु ये त्याग करता है, तो 3/2 अणु आपका ये त्याग करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका ये इसका रिएक्शन भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, CaSO4 2:2, यानी कि जिप्सम को हम लोग जब ताप पर 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो CaSO4 1/2O ये आपका बनकर तैयार होगा। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे फ्रेंड्स पहले आपको बता दें कि जो लोग भी मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं और PYQ का भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, उसका वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं, वो लोग टेक्स्टबुक से जुड़कर इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। टेक्स्टबुक के ऊपर आपको विभिन्न एग्जामों का, चाहे SSC का हो, बैंक का हो, या आपका जो रेलवे का भी वैकेंसी देखने को मिला है, LP का, टेक्नीशियन का, उन सभी एग्जामों का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट और PYQ है जो कि देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको बताएं कि 2018 में जो आपका रेलवे का वैकेंसी आया था ALP का, उसमें आपका 40,000 प्लस स्टूडेंट ने यहाँ से मॉक टेस्ट देकर सिलेक्शन लिया था। साथ में 82% जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आपको इन्हीं के टेस्ट सीरीज से देखने को मिला था। ठीक है, तो अभी ऑफर चल रहा है, पास प्रो मात्र 269 रुपये में ले सकते हैं। कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा, और साथ में लकी विनर विल गेट मोबाइल फोन एवरी आवर, यानी कि अब आप प्रत्येक घंटा लकी विनर को एक मोबाइल फोन जीतने का भी अवसर पा सकते हैं। लिंक की बात करेंगे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड APG जरूर याद रखिएगा, 10% का एक्स्ट्रा ऑफ यह आपको देगा 269 रुपये में, जो कि अब तक का सबसे कम प्राइस में ये पास प्रो दिया जा रहा है। बाद में आपका 31 जनवरी के बाद बढ़कर 699 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स वह कि इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के उपलब्ध सुविधा का नाम बताना है। ठीक है, जो इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से जो हम लोग वस्तु को खरीदते बेचते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आखिर तौर पे यही पूछा गया है, तो इससे हम लोग E-कॉमर्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका E-कॉमर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि बहुत सारे E-कॉमर्स वेबसाइट भी हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के अलावा आपका अमेजन है। ठीक है, इन सभी पर क्या होता है, इन सभी पर इंटरनेट के माध्यम से हम लोग सामान के खरीदते हैं। ठीक है, और बेचना भी हो तो उनके माध्यम से हम लोग बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका E-कॉमर्स हो जाएगा। E-कॉमर्स वस्तुओं और सेवाओं की खरीद एवं बिक्री या इंटरनेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर धन या डेटा का संचालन है। ये व्यापारिक लेन देन या तो व्यवसाय से व्यवसाय यानी बिजनेस टू बिजनेस, या व्यवसाय से उपभोक्ता यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, उपभोक्ता से उपभोक्ता या उपभोक्ता से व्यवसाय के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सामान खरीद ही सकते हैं, जिनको बेचना है वो सामान बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक नर्तक या नर्तकी नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें सितारा देवी, शंभू महाराज, गोपी कृष्णा, आनंद शंकर था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका आनंद शंकर हो जाएगा। आनंद शंकर के अलावा जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सितारा देवी, शंभू महाराज और गोपी महाराज, इन सभी का संबंध आपका कथक से। लेकिन आनंद शंकर की बात करेंगे, जिनका पूरा नाम है आनंद शंकर जयंत, ये आपका भारत के भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य विशेषज्ञ हैं, यानी कि भरतनाट्यम से भी इनका संबंध है और कुचिपुड़ी से भी है। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। साथ में ये नौकरशाह के रूप में भी काम कर चुके हैं, यानी कि ये नौकरी भी करते थे। आनंदा शंकर जयंत कहाँ नौकरी करते थे, दक्षिण मध्य रेलवे भारतीय रेलवे यातायात सेवा में पहली महिला अधिकारी, जो उनकी 2009 की टेड प्रस्तुति को कैंसर पर शीर्ष 12 सबसे अविश्वसनीय टेड वार्ताओं में से एक नामित किया गया था। साथ में 2009 में भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए इनको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें तमिलनाडु सरकार के द्वारा कलाईमानी पुरस्कार और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कला रत्न पुरस्कार दिया गया है। साथ में 2007 में इन्हें चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा गया है। तो इन सभी फैक्ट्स को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पुष्कर सिंह धामी जो मार्च 2022 में भारत के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, वो किस राजनीतिक दल से संबंधित है। तो पुष्कर सिंह धामी की बात करेंगे तो ये वर्तमान में भी आपका उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और ये आपके भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कहें तो BJP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान अभियान शुरू किया था।
तो बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जो जल दिवस मनाया जाता है उसके शुभ अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रन शुरू किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 कैच द रन हो जाएगा। आपको बताना है कि विश्व जल दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में कुल खेलों की संख्या कितना था। 2022 में आपका जो 36वां संस्करण हुआ था गुजरात में, उसमें खेलों की संख्या की बात करेंगे तो 36 ही था, ठीक है। 36वां संस्करण था और 36 खेल भी था। लेकिन आपका 37वां राष्ट्रीय खेल भी आयोजित हो चुका है 2023 में, ठीक है। तो हम लोग 2023 के 37वां राष्ट्रीय खेल पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये आपका गोवा में आयोजित हुआ है, इसको भी याद देखिएगा। इसमें कुल 43 विषयों पर प्रतियोगिताएं होंगी, यानी कि 43 खेल इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से आपका पंजाब से जुड़ा एक मार्शल आर्ट आपका है गतका को भी शामिल किया गया है, इसको भी याद देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया खेल शामिल किया गया है। साथ में टॉप स्टेट की बात करेंगे, टॉप पर दोस्तों आपका कौन सा स्टेट आपका इस बार देखने को मिला है, तो इस बार देखने को मिला है आपका महाराष्ट्र। सेकेंड स्थान पर देखने को मिला है सर्विसेज, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी थोड़ा सा डेटा चेंज हुआ है, क्योंकि 36वां राष्ट्रीय खेल में सर्विसेज टॉप पर था, महाराष्ट्र सेकेंड पर था, लेकिन इस बार महाराष्ट्र टॉप पर आ गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की 10वीं योजना के दौरान वास्तविक विकास दर था, ठीक है। तो 10वीं जो पंचवर्षीय योजना था, जो कि आपका 2002 से 2007 तक चला था, इसका आपका क्या पूछा गया है, वास्तविक विकास दर, यानी कि विकास दर कितना पाया गया था, ठीक है। तो देखिए 2 विकास दर होता है। एक विकास दर तो पंचवर्षीय योजना शुरू होने से पहले ही लक्षित किया जाता है, जैसा कि आप लोग करते होंगे कि आज हम मान लीजिए 24 घंटा में आज 20 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है, ये आप अपना लक्ष्य बनाएं। लेकिन 24 घंटा में 20 घंटा ना पढ़कर आप 18 घंटा ही पढ़े, ठीक है। तो ये आपका हो गया वास्तविक विकास दर, ठीक है। तो उसी प्रकार पंचवर्षीय योजना से पहले विकास लक्ष्य तय किया जाता है कि यहाँ पर हम लोग 8.1% है जो कि विकास लक्ष्य जो कि लाएंगे, लेकिन वास्तविक जो विकास वृद्धि हुआ था आपका 7.6% हुआ था, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया था, और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका सिक्किम है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम की जनसंख्या की बात करेंगे तो मात्र 6,10,577 ही है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है, तो वो दोस्तों आपका और हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की बात करेंगे तो जो आपका ब्राज़ील देश है उससे भी ज़्यादा जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कुल देश की जनसंख्या आपका 2011 की जनगणना के अनुसार 1210.9 मिलियन है, ठीक है। और पुरुष की बात करेंगे तो 51.54% पुरुष है और महिलाओं 48.46% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि उपाधियों का अंत का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो उपाधियों की अंत की बात करेंगे तो उपाधियों का जो अंत है वह आपका अनुच्छेद 18 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 18 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 18 होगा। संविधान का जो अनुच्छेद 18 है राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में राय बहादुर खान बहादुर के नाम से एक अभिजात वर्ग बनाया था। इन उपाधियों को भी समाप्त कर दिया गया है। हालांकि भारत के नागरिक को सैन्य और शैक्षणिक पदवी से सम्मानित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप पीएचडी करते हैं तो आप डॉक्टर लगा सकते हैं, ये शैक्षणिक हो गया। सैन्य की बात करेंगे, आप कर्नल बन गए तो सीए लगा सकते हैं, ये आपका सैन्य हो गया, ठीक है। इसके अलावा भारत रत्न पद्म विभूषण के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं द्वारा उपाधियों के रूप में उपयोग नहीं किए जा सकते और तदनुसार संवैधानिक निषेध के दायरे में आते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 18 की बात कर लिए तो आप लोग को मालूम होगा कि अनुच्छेद 14 से जो 18 है समानता का अधिकार का उल्लेख करता है, जो कि मौलिक अधिकार के तहत आता है। तो अनुच्छेद 14 की बात करेंगे तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 की बात करेंगे तो रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का प्रत्याभूति करता है। अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे। तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में बात करेंगे तो भारतीय जो हॉकी टीम था पुरुष का, उसके कप्तान थे ध्यानचंद, जिनका पूरा नाम था मेजर ध्यानचंद, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में फील्ड हॉकी प्रतियोगिता का 5वां संस्करण था। यह आपका 4 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित हुआ था 1936 में। भारतीय टीम ने टोटल 38 गोल किए थे, लेकिन उनके खिलाफ सिर्फ 1 गोल हुआ था। इसके अलावा 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में जर्मनी को 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की थी।
इसके अलावा 1936 के बड़े ओलंपिक में नीदरलैंड ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। यानी कि हॉकी हमारा देश भारत गोल्ड जीत गया, जर्मनी सिल्वर जीत गया और नीदरलैंड कांस्य पदक जीत गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में बात करेंगे तो भारत की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये शायद आपका बंगाल की खाड़ी और ये शायद आपका अरब सागर। तो यही पूछा गया है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में बात करेंगे तो आपका नर्मदा नदी है, जो कि आपका जाकर कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो अरब सागर के कहाँ, खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले विंध्य सतपुरा पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। साथ में महानदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और गंगा तो गिरेगा ही गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया था। तो दयानंद सरस्वती जी ने एक पुस्तक लिखा था जिनका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सत्यार्थ प्रकाश होगा। दयानंद सरस्वती जी की बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में एक समाज सुधारक थे। उनका जन्म स्थान गुजरात था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, मूलशंकर था। वह आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। ये प्रश्न तो बार बार पूछा ही जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही थे। कब किए थे, 1875 में किए थे। इसके अलावा कहाँ पर किया था, तो मुंबई में किया था। इसको भी याद रखना है। इन्हें लोकप्रिय रूप से हिंदुस्तान का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रसिद्ध कृति है, इसको भी याद रखना है। साथ में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निवल निर्वात इक्वल टू कुल निर्यात माइनस क्या होता है। ठीक है, कुल निर्यात माइनस क्या होता है। ठीक है, निवल निर्यात की बात करेंगे जिसे हम लोग शुद्ध निर्यात के नाम से भी जानते हैं। तो शुद्ध निर्यात कहिए या निवल कहिए, दोनों सेम ही है। तो शुद्ध निर्यात किसी देश के कुल निर्यात का मूल घटाकर उसके कुल आयात का मूल है। ठीक है, किसका मूल है, तो कुल आयात का। तो कुल निर्यात में से क्या घटाएंगे, कुल आयात घटाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये खुली अर्थव्यवस्था में किसी देश के व्यय और सकल घरेलू उत्पाद को एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिनिंदा न्योगी अनाम को डैश से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो अनिनिंदा न्योगी अनाम को आपका राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। ये जो नाम आपका दिया गया है अनिंदा न्योगी अनाम, ये आपके अमेरिका की कथक नृत्यांगना है। ठीक है, को दुनिया भर में नृत्य कला को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय ख्याति का यह पुरस्कार अतीत में भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाकारों और भारतीय और विदेशी के संगीतकारों को भी दिया गया है। यह पुरस्कार इन्हें 10वां कटक महोत्सव के दौरान दिया गया था, जो कि 2 जनवरी 2019 को आपका हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है आपका पूछा गया कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 148। ठीक है, जो अनुच्छेद 148 है वो दोस्तों आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कैग को भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र पद दिया गया है, जो कि वह साधन है जो संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करता है और बढ़ावा देता है। ठीक है, कैग से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान है, जैसा कि एक तो आपका अनुच्छेद 148 हो गया, एक आपका अनुच्छेद 149 है जो कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 की बात करेंगे तो संघ और राज्यों के खाते के रूप से संबंधित है। अनुच्छेद 151 आपका लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में किस मार्ग पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी यानी कि रेलगाड़ी था वो दोस्तों आपका मैसूर से चेन्नई तक चलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैसूर से चेन्नई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के क्रांतिवीर संगोल रायना के सियार रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन बेंगलुरु के रास्ते मैसूर और चेन्नई के बीच चलेगा। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला है लू नगाई नी डैश के लोगों के द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो लुई नगाई नी जो फेस्टिवल है यह फ्रेंड्स आपका मणिपुर के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा मणिपुर के लोगों के द्वारा लुई नगाई नी तो मनाया ही जाता है। इसके अलावा और कुछ त्यौहार जो कि मनाया जाता है, जैसा कि आपका लाई हरोबा हो गया, ये भी आपका मणिपुर के द्वारा। मणिपुर संगाई महोत्सव भी मनाया जाता है और चुम्फा महोत्सव भी मनाया जाता है। मिजोरम के द्वारा आपका चाप चारकुट फेस्टिवल मनाया जाता है। मिजो त्यौहार, मीमकुट महोत्सव और पावलकुट। ठीक है, ये सभी आपका मिजोरम के द्वारा।
अरुणाचल प्रदेश के द्वारा भी मनाया जाता है। सोलंग महोत्सव मनाया जाता है, लोसार महोत्सव मनाया जाता है, ड्री महोत्सव और रेह महोत्सव, ये सभी आपका अरुणाचल प्रदेश के द्वारा मनाया जाता है। तो इन सभी को याद रखिएगा। अगला है कि भारत प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में डैश को अधिक महत्व दिया गया था। तो प्रथम जो 7 जो पंचवर्षीय योजना था उसमें आपका आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आत्मनिर्भरता हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में पहली 8 पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था, तो पहली जो 8 पंचवर्षीय योजना था उसमें भारी और बुनियादी उद्योगों में भारी निवेश के साथ सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था। इसको भी याद देखिएगा। लेकिन 1997 में 9वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के बाद से सरकार को ध्यान विकास सुविधा प्रदाता बनाने की ओर केंद्रित हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ठीक है। तो लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम की बात करेंगे तो कोशिका का जो अपशिष्ट होता है यानी कि जो बेकार हो जाते हैं उसको यह का क्या करता है, पाचन कर लेता है यानी कि निपटा देता है एक तरह से। ठीक है। यह वो किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिका अंगक को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। कौन? लाइसोसोम। ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता है। तो निचला नगर की बात करेंगे तो ये पूर्वी जो भाग था उसे हम लोग निचला नगर कहते थे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी भाग हो जाएगा। हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में शहर को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक हिस्सा छोटा था और जमीन से ऊपर उठा हुआ था जिसे घर कहा जाता था, और दूसरा बड़ा हिस्सा निचला शहर कहा जाता था। घर के नीचे स्थित बड़े क्षेत्र को निचला शहर कहा जाता था। इसमें सभी आवासीय भवन और सार्वजनिक सुविधाएं थी। यह आम आदमी की जगह। ठीक। तो इसको भी आप याद रखिएगा। बाद बाकी वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।